दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। माजरत ख़्वाह हूँ, कुछ दिन आपसे तबादला ख्याल नहीं हो सका, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी। आज भी इस हाल में उठ के मैं ये बयान देना लाजमी समझ रहा हूँ कि आज बहुत बड़ा एक मसला पैदा हुआ है पाकिस्तान में, जो बहुत ही ख़तरे का हामिल भी और बायस भी बन सकता। दोस्तों, पाकिस्तान के बनाने से पहले मेरे दादा जो थे सर अब्दुल्ला हारून, वो पहले और आखिरी ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के सदर रहे और जिन्ना साहब ने उन पे जिम्मेदारी दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माहिल करें नए पाकिस्तान की तरफ। इत्तेफाक से अब्दुल्ला हारून 42 में मर गए और उनके बेटे यूसुफ हारून ने ये काम अपने कंधों पे उठाया। जेतपुर, बांटुआ, जामनगर, जहाँ जहाँ की भी आप नाम लें, मेमनों के पास गए और कहा कि बाबा आ जाएं पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बनाना है। और बड़ी तादादों में ये लोग पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में बिजनेसमैनों का सर्कल बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यूसुफ हारून साहब, कराची में तो कोई स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं है। तो यूसुफ हारून अपनी मेहनत से कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्टॉक एक्सचेंज को कायम किया और पहले सदर स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के यूसुफ हारून रहे। तो इदारा बनाने में भी, लोगों को ले आने में भी, पाकिस्तान पे खर्चा करने होते हुए, ये सारी बातें करते हुए हमने अपने खिदमात पाकिस्तान के लिए अंजाम दिए। अब सूरत हाल आज खतरे पे कैसे पहुंचा है? मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त, स्कूल के वक्त के सिराज कासिम तेली ने एक बयान दिया है। सबसे पहले तो उन्हें शाबाश है कि उनकी मुल्क की दर्द इतनी थी उनमें कि उन्होंने खुल के वो बातें की जो लोग करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते और घबराते हैं कहते हुए। मैं तो कई सालों से ये बातें कर रहा हूं, बताते रह रहा हूं, आप पाकिस्तान की इस हालात कर रहे हैं कि ये मुल्क बचे ना बचे, आप कर क्या रहे हैं। और आपसे मेरा मुराद वो था उन लोगों की तरफ जिनको पाकिस्तान को कायम करने में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करना था। अब आज इन्होंने एक टेप रिलीज की है। मेरे दोस्त ने जो हिम्मत की बातें की हैं, ज़रूरत है आपको ये बातें सारी सुनाने की। और मैं ये समझता हूं कि अगर हमने इस पे तवज्जो ना दी तो आगे चल के मसले मसाइल जो पैदा होंगे उनकी कौन जिम्मेदार होगा, वो तो कह चुके हैं और आपको मैं कुछ उसके हिस्से सुनाना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हमने सारे पाकिस्तान, कराची के बिजनेसमैन को जमा किया और वहां ये बात हुई। उनका एक ब्रंच होता है। इत्तेफाक से आज मैं भी, मदऊ तो मैं हर महीने में ही होता हूं, लेकिन आज मुझे जाना यूं पड़ा कि कुछ अहबाब और दोस्त मेरे बाहर से तशरीफ लाए थे, तो मैंने कहा चलो, दोस्ती मेरी थी तो मुझे जाना पड़ा। वहाँ पे चैम्बर के प्रेसिडेंट ने भी तकरीर की और डिफरेंट बिजनेस एसोसिएशन के, ट्रेडिंग एसोसिएशन के जो लोग टॉप लाइनर आए हुए थे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने भी वहाँ कुछ कोशिश की कहने की। लबोलबाब ये है कि सारे लोगों का मुत्तफ़िक़ा फैसला है ये
کہ جو کچھ اندیشہ ہم محسوس کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے کنوکٹڈ ہونے کے بعد، یہ اجازت ملنے کے بعد کہ وہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جائیں اور وہاں سے پھر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ مانگ دعل کیا، سب نے سنا، چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ اس باتوں پہ غور کرتے ہوئے اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو وبانگ دہل کھلی دھمکی دی پاکستان کی آرمی کو، ایسوسیشن نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر ان تمام خدشات کو پاکستان کی آرمی دور نہیں کرتی تو پھر ابھی سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم فردر کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کریں گے، کسی قسم کی بھی نہیں کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دیکھے بھالے چور، بے ایمان، ڈاکو جنہوں نے پاکستان کا بیڑا ہر طرح سے تباہ کر دیا، انہی کو اگر دوبارہ لانے کی تیاریوں میں کوئی مشغول ہے، خدا نخواستہ، یہ خدشات ہیں، میں کنفرم بات نہیں کر رہا، تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میجورٹی آف دی بزنس مین اینڈ انڈسٹریلسٹ will leave this country، یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ فورن انویسٹر نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا یہ کہہ کر کہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ ہم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یار زندگی میں بھی دوزخ میں رہیں، گندگی سے اپنے ہاتھ تر کر لیں، مرنے کے بعد یقیناً ان سب کا خامیازہ بھگتیں اور وہاں بھی ہمیں دوزخ مل جائے۔ ایسی زندگی کیوں گزاریں ہم کہ ہم پیسے بھی خرچ کریں، صاف ستھرا کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے اور دوبارہ پھر انہی لوگوں کو، پروون چوروں کو، یعنی اس میں کوئی شک تو اب رہ نہیں گیا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا الطاف حسین کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا نواز شریف کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری کو لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا محمود خان اچکزئی کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا اسفندیار ولی کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ ذہن میں ایک سیکنڈ میں آنسر یہ ملتا ہے کہ بالکل نہیں، امپاسبل، نیکسٹ امپاسبل نہیں، امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر پاکستان کی افواج کسی بھی طرح سے انہی لوگوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دوبارہ انہی چوروں کو مضبوط کر کے لانے کی کوشش کر رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ کا ملک ہے، پاکستان کی آپ فوج ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ جیسے پہلے بھی جنرل جیلانی کو مٹھائی کا تحفہ دینے پر آپ نے چیف منسٹر بنا دیا تھا، جیسے ہونڈا 50 پہ پھرتے ہوئے آدمی کو کراچی سے اٹھا کر سندھ اس کے حوالے کر دیا تھا، بعد میں وہ راک کی گود میں جا کے بیٹھ گیا تھا۔ آصف علی زرداری کو چن کر لا کر آپ نے صدر پاکستان بنا دیا تھا۔ محمود خان اچکزئی کو اپنے سائے میں لے کر اس کے بھائی کو وہاں گورنر اور اس کی فیملی کو ساری منسٹریاں بلوچستان میں دے دی تھیں۔ اسفندیار والی کی فیملی کو آپ نے KP کے حوالے کر دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں آپ، مدرسے پہ مدرسہ، وہ بدماش پال رہا ہے، مدرسہ تو نہیں ہے، وہ دہشت گرد پال رہا ہے۔ اس نے خود کہا کہ کابل میں جس طرح افغانستان میں امریکن فوج کا حال کیا ان لوگوں نے، ہم تمہارا یہاں وہ حال کر دیں گے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیسی باتیں ہیں یہ فیصلہ ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بڑے ہی پاورفل لوگوں کا فیصلہ ہے، جن کو تجربہ ہے، جو جانتے ہیں یہ سب باتیں، ان کا فیصلہ ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یار انف از انف، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نے کر لی، مجبوری تھی یا موقع کی آواز تھی، کچھ بھی ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، اب نہیں کریں گے ہم غلطی۔ تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ساری انویسٹمنٹ یہاں سے واپس ہوگی، یہاں کا کاروبار بالکل جو آئے چور چکے وہ چلانا چاہیں انہی کی فیملی میں چلتا رہے گا کاروبار۔ اگر وہ سب کو منظور ہے کہ یہاں ساری انڈسٹری نواز شریف کی ہو، ساری انڈسٹری آصف علی زرداری کی ہو، سارے دہشت گرد کے جو مدرسے ہیں وہ اسفندیار ولی اور مولانا فضل الرحمان کے سائے میں چلے، اچکزئی کی باتیں پاکستان کے خلاف وبانگ دہل کرتا ہوا جہاں جہاں سے پیسے وہ بٹور رہا ہے، کھاتا پیتا چلا جائے، تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پاکستان فوج کو یہ مبارک ہو، آپ کا ملک ہے، آپ لوگ یہاں کے
वाली वारिस है। आप लोग जो अगर करना चाह रहे हैं यही काम तो आप कीजिए, वरना इन सवालात का जवाब किसी फोरम पे ISPR जो बातें कर रहा है उसको समझाएं कि वो आपकी तरफ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। क्या ये चोर उचक्के कन्विक्टेड लोग इस तरीके से बात करेंगे इस मुल्क में, तो फिर फायदा क्या? जहाँ पे शरीफ आदमी और बदमाश आदमी को दोनों को बराबर की कुर्सी मिल रही है, तो वहाँ पर शरीफ आदमी बदमाश के साथ क्यों बैठेगा? बैठेगा, आप दूसरा बदमाश भी वहाँ साथ बैठाइए, आप तीसरी कुर्सी पे आप बैठ जाइए, फिर ये काम आप करते रहिए। मैं फिर आपको आज की बात बतला रहा हूँ, और वहाँ पे मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वो खुद लेंगे अपना नाम। उन्होंने जो रेजोल्यूशन बनाया है वो गवर्नमेंट को उन्होंने परसों चला जाएगा, उनको वो भेज देंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा, अपलोड भी कर देंगे हम, वो भी देख लीजिएगा। ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो रही है। मैं आपको बताऊं, सारे बिजनेसमैन बिल्कुल वबांग लाउड एंड क्लियर ये कह चुके हैं कि अगर दोबारा ये लोग आए, यही जरदारी, यही नवाज शरीफ, यही असफंदियार वली, यही मौलाना फजलुर रहमान, यही अल्ताफ हुसैन, यही अचकजई, तो ये मुल्क आपको मुबारक हो। फिर हम इस मुल्क में मुश्किल तो बहुत पड़ेगी, ऐसे ही होगा जैसे हम कब्र में उतरेंगे। इस मुल्क छोड़ने का मतलब तो यही होगा, लेकिन हम इस काबिल हैं कि दुनिया के तमाम इलाके हमारे लिए खुले हुए हैं, हम कहीं भी जाएं। हम तो आपने ये सुना सिराज की बातें, और चूंकि मैं इन्हें 60 साल से जानता हूं, मुझे मालूम है कि ये दिल की बात कर रहे हैं, और बिजनेस वाले कराची के इनकी बड़ी इज्जत रखते हैं। लेकिन क्या ये मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा इस बात को? अगर ये, जैसे उन्होंने कहा कि हमने पैसे मुल्क में ले आना बंद कर दिया है, इन्वेस्टमेंट बाहर से बंद हो गई है, अब अगर आपने ये बातें मानी नहीं, और अगर चोरों को चक्कों को वापस आप ले आते हैं, तो फिर हम अपना पैसा भी इस मुल्क से निकाल के कोई और जगह जाके बैठ जाएंगे। आपको पता है कि मशरकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ भी हुआ, जब वक्त आया और उन्होंने ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के इलाकों के टेक्सटाइल मिलों को फिर मौका दिया, वहाँ वो बढ़ चढ़ के वहाँ चले गए, बड़े खुशी से वहाँ बैठे हुए हैं आज तक। ख्याल रखें ये मुल्क का, ख्याल रखें इस मुल्क की मुसीबतों का, ख्याल रखें कि एक आग फट रही है। कर क्या रहे हैं हम सब? मैंने कई तकरीरों में कहा है, खुदारा कुछ करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम इस मुल्क को तहस नहस करके छोड़ेंगे, और बहुत सी आफतें, मुसीबतें। आज मैं कुछ लोगों से माफ कीजिएगा, कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे, और वो और सूबे के थे, सिंध के नहीं थे, उन्होंने कहा जी कि दरअसल मसला ये है कि कोई वारिस नजर नहीं आता, कोई अपनी जिम्मेदारी पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ये बहुत बुरा हो गया है, ये और मजीद बुरा होता जाएगा। और जैसे कि सिराज ने कहा कि अगर आप चाहते हैं इस तरीके से हरकतें हों, तो फिर तौबा तौबा तौबा, सामने क्या नज़ारा है। हर आदमी इस मुल्क में 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया है उस पे, अब कितने और हम कर्जों में जाने के लिए तैयार हैं। हर इंसान को मुसीबतें पैदा हो रही है, वो बोल नहीं पाता, और लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं। ये मेरा ख्याल है कि अगर हम जरा से तवज्जो दें, जो बात हो रही है, इन्होंने ये बात भी की है। और ये इमरान खान वो क्या करे, मगर वो कर सकता है, क्यों नहीं करे? टीवी पे आके, भाई वोट तो तुझे दिया हमने यार, तू चुप करके क्यों बैठा हुआ है? अगर ये बात बिजनेस एसोसिएशन के सीनियर बिजनेसमैन कर सकते हैं कराची में एक ब्रंच में बैठकर, तो तू तो प्राइम मिनिस्टर है, क्या तुझे खबरें नहीं मिलती कि ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी वो सारी बातें करके चले गए, और तू वहां बैठा प्राइम मिनिस्ट्री का मजा ले रहा है कि मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। कहाँ का तू प्राइम मिनिस्टर है यार?
प्राइम मिनिस्टर है कि तू पता नहीं क्या, मैं क्या बोलूं यार। इससे तो बेहतर है कि हीरा मंडी में कुचिया शहबाज में जाके हार पकड़ के बेचना शुरू कर दे। छोड़ ये प्राइम मिनिस्ट्री, ये प्राइम मिनिस्ट्री तेरा शोभा नहीं है, तेरे को करना ही नहीं चाहिए यार। रहे तो शान से रहे, या शान से ठोकर मार के आ, हमारे ऊपर दोबारा मिल, हम तुझे दोबारा 2/3 मेजोरिटी से लेकर आने की कोशिश करेंगे। अगर रहे तो ठीक है, वरना छोड़ दे सियासत, दबा कर फिर ऐसे मुल्क में क्या करना है यार, रह के क्यों कर रहा है ये काम? मुल्क में मरे जा रहे हैं हम, मुल्क की मोहब्बत में गरशार हुए जा रहे हैं, और ये लोग हमें जलील करने पे एक स्टेप बाय स्टेप घुसेड़े जा रहे हैं, पड़ताल में जमीन में धंसाए जा रहे हैं कि मर जाओ सालो तुम लोग, तुम्हारी मोहब्बत की टका वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो वो है हमारे पास नवाज शरीफ का जो बैंक में पैसा है, जो उनका माल खजाना दुबई से आएगा, जो अमेरिका से जरदारी के नोट आएंगे, डॉलर आएंगे, उसमें हमारा शेयर है। तुम गरीबों का साथ देने से हमको क्या मिलेगा? ये भूल गए तुम लोग कि असल दौलत तो हम ही लोग हैं, ये गरीब ही तो असल दौलत है पाकिस्तान की, ये मजदूर किसान, यही तो दौलत है पाकिस्तान की, यही असल पाकिस्तान है। मगर अगर इनको तुम लोगों ने इग्नोर किया तो परवरदिगार तुमको कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। ऊपर भी एक ताकत बैठी हुई है, वो देख रही है बड़ी हर चीज को कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये नहीं करो, पोजीशन क्लियर करो, हमें समझाओ कि ये क्या हो रहा है। वरना मैंने जो आपको आज ये खबर दी है, झूठी हवा में नहीं है, ये हकीकत मैंने आपको बयान की है कि ये हो रहा है और ये हो जाएगा। मैं आपको ये बतला दूं, द मोमेंट आपने इनके कंधे पे हाथ रख के इनको कंधे पे बिठाया आपने, ये सारे लोग ये मुल्क छोड़ कर चले जाएंगे। नाचना लेके मौलाना फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ को, मरियम को, ये जितने चोर उचक्के फ्रॉडिये 2 नंबरी लोग हैं, ये जरदारी को, अचकजई को, अस्पंजाल वली को, अल्ताफ हुसैन को भी बुला लेना, फिर तुम लोगों की खूब बनेगी। कहते हैं ना खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो यहाँ तो साले 8-10 दीवाने हैं और दीवानों के सरदार तुम लोग हो। बैठा लेना इनको अपने गोद में, कर चलाओ ये मुल्क। पहले भी चल रहा है ना, ये मुल्क चल रहा है, ये मुल्क चल रहा है। किसने ये तबाह किया? तुम लोगों ने, इन लोगों को लाके 2 टकियों को, फिर वही आप पर तोड़ रहे हो उनको लाने के लिए। यार क्या बोला जाए यार, कुछ समझ में नहीं आता भाई, कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया, पता नहीं ये इमरान खान तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, पहुंचे ना पहुंचे, जो होना है वो तो होकर रहेगा भाई। हम मुल्क के लिए दुआ गो है, मुल्क के लिए हम दवा गो भी हैं। परवरदिगार से हमारी दुआ हमेशा यही रहेगी, हम यहाँ रहे मालिक ना रहें, हमारे मुल्क को हर मुसीबत से बचाए रखना परवरदिगार। इस पाकिस्तान की फौज को थोड़ी सी अकल दे दे मेरे मौला। चलाना सीखे हैं बंदूक, मगर चला दूसरी चीज रहे हैं, तो मैं क्या करूं? टैंक पर बैठकर इन्होंने टैंक चलाना सीखा है, हारमोनियम बैठ के अब कमरे में हारमोनियम बजाने लगे हैं, तो ये टैंक वाला हारमोनियम कैसे बजाएगा? यही मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये फौज ही इसका जवाब दे सकती है, देना चाहिए उसको जवाब। है कोई इस फोरम पे इसका जवाब देने वाला? तो मैं सुनने को तैयार हूँ, जरूर सुनूंगा, दे जवाब। ये वो बगावत की बात है जो इंतहाई इश्क में पाकिस्तान के रहने वाले वासी, जिन्होंने हर कुछ यहां लगाया हुआ है, वो दे रहे हैं। अब आप सब सुनिए, जवाब तैयार करें, हालात सुधारें। कोई भी इससे नहीं बचेगा, सबके नाम लिए हैं और कह रहे हैं। और एक बिजनेसमैन को इतना बोलना, मेरा ख्याल है कि ऐसा पैगाम है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने पाकिस्तान के लिए करना होगा, क्योंकि आप ही जिम्मेदार होंगे सारे, और उनको मौका दें खिदमत करने का, जो इस मुल्क को मोहब्बत से पेश आते हैं और मुल्क के गरीबों को मोहब्बत से हल उनके तरफ बढ़ाने की कोशिश करें, उनकी मुसीबतों का। शुक्रिया।